देन वी हैव चैप्टर नंबर 5 विद डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये रीड किया था कि डेरिवेटिव्स जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है फ्यूचर के लिए, आज किया जाता है और फ्यूचर के लिए किया जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर आपके डिफरेंट तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दैट इज़ फॉरवर्ड्स होता है, फ्यूचर्स होता है और ऑप्शंस एंड वारंट्स, 4 होते हैं डेरिवेटिव्स। तो फॉरवर्ड्स का मतलब होता है ये एक बहुत ही कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नॉर्मली दो पार्टीज़ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं फ्यूचर के लिए, उसको आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। जैसे आपका कोई प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस तरह की चीज़ें। इसमें भी यही सब होता है कि आपकी जो डेट्स होती हैं वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड होती हैं, प्राइजेज़ वगैरह सब सेट होते हैं, तो बाद में चेंज करने का वो नहीं होता है। देन फ्यूचर्स के अंदर जो है, ये आपके फ्यूचर्स जो होते हैं वो निफ्टी रिलेटेड होते हैं। इसमें भी दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है कि वो बाय करेंगे या सेल करेंगे किसी एसेट को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब हो जाता है कि ये ऑलरेडी सेट है सब कुछ, क्योंकि ये निफ्टी से जुड़ा हुआ है तो एनएससी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं। तो ये एक प्लेटफॉर्म के साथ काम किया जाता है, वो होते हैं फ्यूचर्स। तो अगर आप निफ्टी पे यानी एनएससी पे जो वेबसाइट पे काम अपने शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं तो उनको फ्यूचर्स कहा जाता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, पहले सब कुछ डिसाइड कर दिया जाएगा, डेट भी, टाइम भी, उसका प्राइस भी, सब चीज़ें। देन वी हैव अनदर कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ ऑप्शंस। तो ऑप्शंस जो होते हैं उसके अंदर आपका ऑप्शन का मतलब है ऑप्शन वही चॉइस मिलना। तो इट गिव्स अ राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। आपको अधिकार तो मिल जाता है लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि आपको ख़रीदना है या बेचना है एक पर्टिकुलर आइटम को या एसेट को। तो आपके दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के अंदर होता है आपको गिव्स द बायर द राइट। दोनों ही केस में आप क्या कर रहे हो, ऑप्शन खरीद रहे हो। कौन सा ऑप्शन? या तो आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे या आप पुट ऑप्शन खरीदोगे। तो आप कौन हुए खरीदने वाले? बायर। दोनों ही केस में आप बायर रहेंगे। तो बायर जो है वो जब कॉल ऑप्शन खरीदता है तो उसको क्या अधिकार मिलता है? उसको अधिकार मिलता है खरीदने का, टू बाय। ठीक है, कॉल मीन्स टू बाय। तो आप कोई भी शेयर आपने अगर डिस्कस किया है सेकेंडरी पार्टी से, तो आप ये बोलोगे कि मैं खरीदूंगा, मतलब खरीदने का अधिकार लेता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हो सकता है बाद में मैं मुकर भी जाऊँ। इसी तरह से पुट ऑप्शन में आप बेचने का अधिकार खरीदते हो। तो आप अधिकार लेते हो कि मैं बेचूंगा एक सर्टेन क्वांटिटी को सर्टेन रेट पे इस सर्टेन डेट पे, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हो सकता है मैं बाद में मना भी कर दूं। तो ये होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में एक चॉइस आ जाती है कि आप बाद में मना भी कर सकते हो, बट फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में ऐसी कोई चॉइस नहीं आती है। तो अगर आपको इस तरह का कुछ करना है कि बाद में आपको कुछ चेंज करना है तो आप ऑप्शंस खरीद सकते हो उसमें। ठीक है, दोनों ही तरीके के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन भी होता है एंड पुट ऑप्शन भी होता है। एंड ये ऑप्शंस जो होते हैं जनरली 1 ईयर तक के होते हैं। अगर ये लेस देन 1 ईयर होते हैं तो इनको वारंट्स के नाम से live up to 1 year, and majority of options traded have maturity of maximum 9 months। 9 months से लेकर 12 months तक का टाइम ड्यूरेशन होता है। और अगर बहुत लंबे ऑप्शंस हो जाते हैं, दैट इज़ मोर देन 1 ईयर, तो उनका नाम वारंट्स के नाम से जाना जाता है। देन वी हैव ऑप्शन प्रीमियम। ऑफ कोर्स आपको ऑप्शन प्रीमियम, आप कोई भी ऑप्शन खरीदते हो, चाहे आप पुट ऑप्शन खरीदो या आप बाय ऑप्शन खरीदो, दोनों ही केस में आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो दोनों ही केस में आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम इज़ लाइक अ एडवांस। जब भी आप कोई पॉलिसी ख़रीदते हो तो उसमें भी आप यही करते हो कि आप एवरी ईयर प्रीमियम पे करते हो। ऑल्दो चाहे मान लें आप मेडिकल पॉलिसी ख़रीदी, आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ख़रीदा है, पॉलिसी ख़रीदी है, तो उस केस में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर साल आप मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपने दिया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है, तो आप उसको यूज़ ही करेंगे, यूटिलाइज़ ही करेंगे। तो देयर आर चांसेस जब आपका वो प्रीमियम जाता रहता है बट आप उसको यूटिलाइज़ नहीं भी करते हैं एक केस में। तो अल्टीमेट यही है कि अगर आप ऑप्शन एक्सप्लोर करो चाहे ना करो, तो ऑप्शन आप एक्सप्लोर करो चाहे ना करो, बट आपको प्रीमियम पे करना ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स वो प्रीमियम जो है वो आपका एक तरह से वेव ऑफ हो जाएगा अगर आपने उस ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं किया।
अगर आप बाद में रिफ्यूज़ हो जाते हैं कि नहीं मैं नहीं ख़रीदूँगा या मैं नहीं बेचूँगा, तो उस केस के अंदर एक तरह की एक एडवांस है, टोकन मनी है जो आप पहले पे करते हो। इट इज़ ऑलवेज पेड अप फ्रंट। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, अप फ्रंट, कि ये पहले ही पे किया जाता है और ये वेव ऑफ हो जाएगा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को मना कर दिया तो। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करते हो तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा अमाउंट, सिंपल। देन वी हैव कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज अपने नाम से बता रहा है कि एक ऐसा एक्सचेंज है जो कमोडिटीज़ की खरीद बेच करता है। कमोडिटीज़ आपको पता है जो गुड्स होते हैं, नीचे कमोडिटी की डेफिनेशन है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसका कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1952, ये आपको याद करना है, FCRA के अंडर आती है गुड्स की डेफिनेशन, जो कहता है हर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन एक्शनेबल क्लेम्स, मनी एंड सिक्योरिटीज़। डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। और इसमें कौन कौन से गुड्स एंड प्रोडक्ट्स आते हैं वो इन्होंने ये भी बता रखा है, दैट इज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मिनरल, फॉसिल्स एक्सेट्रा, ये सब फ्यूचर्स के ट्रेडिंग के लिए काम आते हैं। तो ये कमोडिटी एक्सचेंज है। एंड कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट मतलब ऑफ कोर्स कमोडिटी की डेरिवेटिव मार्केट भी होती है, कि अगर आप फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। उसकी भी इन्होंने कमोडिटीज़ बता रखी हैं, वीट, सोयाबीन्स, रेप सीड, कॉटन, प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा, आप इन सब में डेरिवेटिव्स भी कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि एक तरह से क्या हो गया, दो तरह की मार्केट हो गई, एक कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट, एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव। फाइनेंशियल में आपके शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स आते हैं, कमोडिटी के अंदर आपकी कमोडिटीज़ आ जाती हैं डील करने के लिए। ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल्स होते हैं उनमें कहीं पे भी आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो एक तरह से ऑनलाइन आपको मिलेंगे, वो तो सिर्फ ट्रेड करना है आपको। लेकिन कमोडिटी का अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको उसके लिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो कोई एक फ़िज़िकल वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट रहेगी इस केस के अंदर। तो कुछ ये इसी तरह के फैक्ट्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे जो नाम हैं वो ही अपनी बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ को ग्रैब करने की ज़रूरत नहीं है, या आप इजीली कॉन्सेप्ट को सिर्फ टर्म्स से कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? ओके।